Welcome to session 3, block 1, Human Society and its Evolution, unit 3, Emergence of the Modern World. The topics to be covered are social and economic background, Renaissance literature, art and architecture, philosophy, beginning of the scientific revolution, political theory, Reformation, rise of nation states. Social and economic background. What was the revival of trade? Social and economic background was basically at that time in the modern world, it has arisen from the Renaissance movement up to the present times. The trade which was concentrated in the hands of few had started spreading up. There were many trade guilds which were formed in Europe, and due to which they started finding new markets for trading, especially in Italy, Germany, and later on in England. Earlier there was control of the town in the feudal hands. The feuds and the kings and the people who held religious posts controlled all the things. The capital economy. Since it was under the control of the religious heads, the people started protesting against it. It all started during the movement of Renaissance, which began around 15th, 16th centuries. पहले जो कंट्रोल था सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड का, वो सारा का सारा रिलीजियस हेड्स जो होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, जो चर्च था, यूरोप का चर्च था, उसके हाथ में माना जाता था. वो जैसे चाहते थे वैसे वो चला लेते थे. उसका मतलब ये था कि जो प्रीस्ट हैं वो भगवान के रूप में उनके सामने आए हैं और उनको वो ज्ञान देते हैं कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना है, और इस जो हार्ड मास का हमारा शरीर है इसको छोड़ के वापस हमने आगे अच्छी ज़िंदगी कैसे बनानी है, यानी कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर लें. ये चीज़ जब रिनेसांस मूवमेंट हुआ, जब लोगों में एजुकेशन होनी शुरू हुई, एजुकेशन भी कैसे, जब छापा खाना सामने आ गया और जब यानी कि प्रिंटिंग प्रेस इसका आविष्कार हुआ, तो जो ज्ञान सिर्फ जो प्रीस्ट ही पढ़ सकते थे वो लोगों के बीच में आना शुरू हो गया. वो किताबें उसकी कई छपनी शुरू हो गई, क्योंकि पहले तो हाथ से ही लिखा जाता था, उसका छापा खाना आ गया तो उसकी कई किताबें बननी शुरू हो गई. बाइबल भी जो है वो आम लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी, आम लोगों की भाषा में आनी शुरू हो गई. पहले तो सिर्फ लैटिन ही थी जिसमें सारा कुछ होता था. अब वो चीज़ हटकर लोगों की बोलने वाली भाषाएं जो है, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, जर्मन है, ये भाषाएं सामने आनी शुरू हो गई, क्योंकि ये भाषाएं लोगों द्वारा बोली जाती थी. और जो प्रीस्ट जो पढ़ने वाले थे वो सिर्फ लैटिन भाषा पढ़ते थे. अब इससे धीरे धीरे इकोनॉमी जो थी वो कैपिटलिस्ट होनी शुरू हो गई. कैपिटलिस्ट का मतलब कि लोग कुछ व्यापारी मिलके अपना कुछ पैसा लगाते थे, और वो जो पैसा लगा के उससे मुनाफा कमाते थे और उसे फिर उसके बीच में जोड़ लेते थे, जिससे वो चीज़ बढ़ता गया. और उन्होंने फिर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को, अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिससे कि कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी बननी शुरू होगी, जिसका जितना ज़्यादा पैसा होता जाएगा वो उतना ज़्यादा अमीर होता जाएगा, उतना ज़्यादा मुनाफा कमाता जाएगा. वर्कर को भी उसने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, नई मार्केट ढूंढनी शुरू कर दी. शुरुआत तो ये अच्छा से हुआ था, बाद में आके इसमें गड़बड़ होनी शुरू हो गई. इन्हीं चीज़ों ने, ये सारी चीज़ों का जो बर्थ है वो रेनेसांस हुआ. रेनेसांस एक ऐसी चीज़ थी जिसका काम था, जिसका मतलब था रीबर्थ. रीबर्थ मतलब नई सोच, नई थिंकिंग हर चीज़ में. पहले क्या हो रहा था, लोग जैसे सोचते थे कि चर्च ही सब कुछ है, और जो उसके खिलाफ जाता था उसे मार दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था, सोसाइटी से हटा दिया जाता था, बहिष्कार कर दिया जाता था. मगर
जब छापा खाना आ गया और लोगों के बीच में लिटरेचर आना शुरू हो गया, तो उन्होंने सोचा भाई ये तो एक बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम भी वैसे हैं जैसे वो हैं। तो इस हिसाब से नई सोच सामने आनी शुरू हुई, जिससे एकदम रिवॉल्यूशन सा आ गया। उससे जो रेनेसांस से है, जब लोगों ने पढ़ना शुरू करा तो उन्हें पुरानी क्लासिकल जो सिविलाइजेशन थी, ग्रीस की, रोम की, उनके बारे में पता चला, तब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। वो चीज़ें पढ़ के इनका ज्ञान विकास हुआ। उन्होंने अपने आप को सोचा कि हम भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं जैसे दूसरे हैं। और वो चीज़ें जो हमें बताया जा रहा है कि वो अच्छे हैं और हम बुरे हैं, वो चीज़ सारी खत्म हो गई। सबसे पहले इसमें जो चीज़ सामने आई वो थी ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म मतलब पहले तो ये कहा था कि हम जो धर्म जो प्रचार करता था, चर्च जो प्रचार करती थी यूरोप की, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च सबसे हेड पर थी, कि जो इस दुनिया में जिसने जन्म लिया वो हार्ड मास का एक पुतला है, और ये आत्मा ने सिर्फ उसे धरा हुआ है, और उसमें उसने अपने अच्छे कर्म करने हैं जिससे कि वापस वो एक अच्छी जगह पर जाए। इसको यहीं पर छोड़ के, इस पुतले को जला के या दबा के वो भगवान के पास में जाए और फिर आगे उसका उद्धार हो जाए। मगर अब ये सोच बन गई थी कि नहीं, ये जो इंसान है यही असली चीज़ है, असलियत में यही है, और ये दुनिया में अपने आप को एंजॉय करने हैं, वर्ल्ड वाइज बनने हैं। ये जो दुनिया के प्लेजर्स हैं इसको खुद एंजॉय करना है इंसान ने, खाना पीना है, नाचना गाना है, जो मर्जी करना है, घूमना फिरना है, ये इंसान ने खुद करना। वो अपने आप को किसी चीज़ में चेंज में ना रखे। रूसो इन दिनों में हुआ, उसने कहा है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। यानी कि आदमी होता तो पैदा तो होता है जब वो बिल्कुल आज़ाद पैदा होता है, मगर जब वो देखता है दुनिया में आता तो अपने आप को हर जगह बंधा हुआ पाता है। और चर्च ने हर जगह बांध रखा था, और चर्च के लोग करप्ट होते जा रहे थे इन लोगों को बेवकूफ़ बना के। तब यह ह्यूमनिज्म ज़्यादा आगे बढ़ा। सेक्युलरिज्म भी आया। सेक्युलरिज्म इसलिए आया क्योंकि लोग धर्म के पीछे लेके खामखा में लड़ते रहते थे, अपने आप को दबा के रखते थे। और कहा भाई धर्म तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, अगर भगवान है तो सबके लिए एक है, और ये सारे धर्म एक ही चीज़ बता रहे हैं, तो हम किसी एक धर्म के नहीं हैं। सारे धर्मों को मानना शुरू हो गए लोग, सारे धर्म एक बराबर मान लिए गए। तो इससे सेक्युलरिज्म की उत्पत्ति हो गई। Renaissance literature. The humanist ideas of the Renaissance found artistic impression in literature, painting, architecture and sculpture. जब ह्यूमनिज्म का विकास हुआ तो इससे पेंटिंग, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, स्कल्पचर सबका विकास हुआ। हर फील्ड में एक तरीके से धूम मच गई, रिवोल्ट हो गया। पेंटिंग भी अगर पहले कहीं होती थी वो किसी खास चीज़ के सिर्फ थियोलॉजी के ऊपर होती थी, भगवान के ऊपर, डेमन्स के ऊपर, राक्षस के ऊपर, धर्म के ऊपर, ऐसी चीज होती थी। पर अब पेंटिंग रियलिटी के ऊपर आनी शुरू हो गई कि असलियत में क्या हो रहा है, उस चीज को दिखाना शुरू हो गया। ह्यूमन बीइंग को दिखाना शुरू हो गया, जानवरों को दिखा दिया, पेड़ पौधे सबको दिखाना शुरू कर दिया। क्या चीज अच्छी लगती है, क्या वर्ल्डली प्लेजर क्या है, वो सारी चीज सामने आनी शुरू हो गई। आर्किटेक्चर भी जो एक पर्टिकुलर फील्ड में था उसे हटके अब खुला दूसरे दिमाग के हिसाब से लोगों का डेवलप होना शुरू हो गया कि ऐसे डेवलप हो, इस तरीके से नई बिल्डिंग्स होंगी, ऐसे भी बनाए जा सकते। स्ट्रक्चर एक ही तरह के नहीं होने चाहिए। जो पहले चर्च फॉर्म में होते थे या कुछ घर हो गए बड़े बड़े लोगों के, अब तो हर कोई अपना घर अलग तरीके से बना सकता था। तो आर्किटेक्चर एक नई तरीके से आ गया। स्कल्पचर जो अलग ही तरह के होते, जो भगवान के ऊपर ही रिप्रेजेंट करते थे, वो स्कल्पचर भी अब आम आदमी के ऊपर आ गया, इंसान के ऊपर आ गया, आदमी की नई सोच के ऊपर आ गया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, इट वॉज रियल्म ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। इनका विकास खूब जैसे एक स्वतंत्रता आ जाती है उस तरीके से इसका विकास होना शुरू हो गया। The humanism of Renaissance found brilliant expression in these art forms. जब हम इसका आर्ट देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, स्कल्पचर देखते हैं, आर्किटेक्चर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह मिडिवल पीरियड से, मिडिवल चर्च पीरियड से कैसे एक डिपार्चर है। ये उस टाइम की जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, उस टाइम का जो आर्ट है,
वो उसमें ये साफ नजर आता है। फिलॉसफी, द डोमिनेंट फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द प्री रेनेसांस मीडियल यूरोप वाज स्कॉलास्टिसिज्म। वो ये था कि इसमें जो भगवान के जो दूत हैं, जैसे चर्च के जो होते हैं प्रीस्ट होते हैं, ये सारे जो उनको बताया गया वही उन्होंने आगे पास करना है। उन्होंने अपने आप कुछ नहीं सोचना दिमाग से, और वही चीज सब सच ही मान जाते हैं, उसके खिलाफ कोई चल भी नहीं सकता था। पर इसके खिलाफ जब ये नई सोच आई तो क्या हुआ? तब सबसे पहले एम्पिरिसिज्म होल्ड्स सेंसरी एक्सपीरियंस एज सोर्स ऑफ नॉलेज। एम्पिरिसिज्म एक ऐसी चीज सामने आई जो कि बताते कि हम जिससे कोई अपने सेंस के हिसाब से चलते हैं, टच करते हैं, किसी को महसूस करते हैं, किसी को देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, ये चीजें जो हमारी सेंसेस से जो कंसर्न होता है वही असलियत है। उसी चीज के ऊपर फिलॉसफी बननी चाहिए, ना कि जो भगवान ने कहा है और किताबों में लिखा और वही सच है। ये चीजें सारी उन्होंने गलत माननी शुरू कर दी। और एम्पिरिसिज्म मतलब खुल के देखो चारों तरफ, और उसके हिसाब से आप रैशनल वे में आप आगे बढ़ो, जो दिखता है वही सच है। इसने स्कॉलास्टिसिज्म को खत्म कर दिया। नाउ दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन। दिस वाज ए ट्रांजिशन फेज by which the new thinking, new culture started coming in. इस स्टेज पर आके साइंस की प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हुई, यानी कि नेचुरल साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नए नए लॉज बनने शुरू हो गए। नेचर को देखा गया कि इसके पीछे क्या होता है। न्यूटन कि अगर एप्पल नीचे गिरता तो क्यों गिरता है, वो भगवान नहीं गिरा रहा है, वो है क्यों गिर रहा है, उसका कोई एक फोर्स है। अब उस फोर्स की उसने स्टडी करी कि क्यों होता, कैसे होता है। इसी के बीच में ट्रेन्स भी आनी शुरू हो गई, स्टीम इंजन बना, ट्रेन्स बन गई, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया, सारी चीजें हो गई। तो उससे कई तरह के लोग जो आपस में कभी मिल नहीं सकते थे, सालों लग जाते थे एक दूसरे के बात होने के लिए, वो कुछ दिनों में एक दूसरे के साथ मिल लेते थे, मुलाकात कर लेते थे, पास होते थे। उसमें वो भी हमारी तरह इंसान, अगर उसका रेस अलग है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई चाइनीज जैसा दिखता है, कोई मंगोलॉइड है, तो ये है तो सारे इंसान ही। तो वो थिंकिंग का भी विकास होना शुरू हो गया। जो डिस्टेंस वगैरह थे सारे खत्म होने शुरू हो गए थे। तो जो रिनेसांस है, इसे कहा जाता है कि एक दरवाजा खुला है आपका मॉडर्न साइंस के लिए। और इसमें सबसे पहली जो अचीवमेंट्स थी वो एस्ट्रोनॉमी में थी। दैट वाज स्टार्टेड बाय कोपरनिकस, गैलीलियो, जिन्होंने ऑब्जर्व किया, अर्थ के बारे में कुछ बताया कि कैसे चलेगी, ऊपर कौन से स्टार्स हैं, प्लैनेट्स कितने हैं, ये सारी चीजें बताई। फिर उसके बाद ट्रेवल शुरू हो गए। उसके बाद में जैसे कोपरनिकस ने बताया कि अर्थ जो है सन के आसपास घूमती है, ये कोपरनिकस ने बताया, जो पहले नहीं पता था। पहले तो कहते थे कि अर्थ के आसपास सारा कुछ घूमता है और भगवान ऊपर रहता है। ये पता चला कि ऊपर स्पेस में तो कुछ नहीं है, वहां तो तारे हैं। तो ये जो चीजें, ये मिथ जो है, ये दिमाग से निकलने शुरू हो गए। The decisive proof of the new conception of the universe was made possible by the invention of the telescope, which has been called the greatest scientific instrument of the age. यानी कि अब ऊपर अगर कोई देख रहा है, स्पेस में देख रहा है, तो उसे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ी, जो कि गैलीलियो, कोपरनिकस वगैरह इन्होंने इस्तेमाल करने शुरू करे थे। और इससे पता चला कि असलियत में क्या है। तो जो हमारा दिमाग का विकास होना शुरू हुआ, एम्पिरिसिज्म जो हम चलने शुरू हुए, डाटा हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिया था कि ये क्या चीज है। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी पहले क्या थी? इन द अर्ली मिडिवल पीरियड ए व्यू सपोर्टेड बाय द चर्च was that the state was established by God and therefore people must render faithful obedience to the ruler even if he was a tyrant. यानी कि पहले ये था कि जो चर्च है वही सपोर्ट करती थी राजा महाराजा को। पोप पहले अपॉइंट करता था, यहाँ का राजा ये होगा, यहाँ का राजा ये होगा, और वो ऐसे अथॉरिटी देते थे राजे को कि राजा ही सब कुछ है। वो जो कुछ भी करता है, भले ही गलत करता है, भले ही सही करता है, वो सही है क्योंकि उसे भगवान ने उसे इसका अधिकार दिया है। और इस चीज के लिए थोड़ा सा लोगों के मन में रोष था, प्रोटेस्ट था।
The medieval political theorists believed that the authority of every ruler was limited. There was no conception of state sovereignty. अब जो पहले पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे उन्होंने यही कहा कि भाई रूलर जो है ये बहुत कुछ है मगर ये हमारे हिसाब से, चर्च के हिसाब से, चर्च के प्रीस्ट के हिसाब से, पोप के हिसाब से, अपने आप में कुछ नहीं है। और वो चीज़ देके उसे वो अपने आप को एक अपनी अलग अथॉरिटी देते थे, यानी कि उन्होंने एक किंग को कंट्रोल करके अपने पास में रखा हुआ था। उनके हाथ में पकड़ था, जब मर्जी चाहे उसे हटा भी सकते थे अगर वो उसके खिलाफ चलने की कोशिश करता था। The ruler did not make the laws according to his will, but he only implemented the laws. मतलब वो अपने हिसाब से कानून भी नहीं बना सकता था। जो रूलर था अपने हिसाब से कोई कानून नहीं बना सकता था, उसे सिर्फ इंप्लीमेंट करना था जो कानून बनाए हुए थे चर्च ने या पोप ने या जैसे उन्हें कहे जाते थे। इसके बाद में फिर रिफॉर्मेशन आया। रिफॉर्मेशन क्या चीज थी? रिफॉर्मेशन था कि जब रेनेसांस हुआ, नई थिंकिंग हुई, रीबर्थ हुआ, नई सोच आई, तो फिर उससे सोसाइटी में सुधार करना शुरू कर दिया गया। अब चर्च के बीच में ही सबसे बड़ी चीज क्या थी? पहले कंट्रोल करने वाली चर्च के बीच में ही डिबेट होनी शुरू हो गई। वो जो चीज लिखी थी, देयर आर 7 sacraments which a man should follow। अब वो 7 sacraments फॉलो करने के लिए आदमी के कि क्यों फॉलो करें ये कुछ नहीं पता था किसी को। जब इन चीजों के ऊपर डिबेट होनी शुरू हो गई तो वो चर्च की जो अथॉरिटी है वो हिलनी शुरू हो गई। द प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन, इसमें फिर पहली एक खास चीज जो आई थी वो था प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन। पहले था कि चर्च ही प्रोटेस्टेंट जो होती है, पोप चर्च जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उसका हेड पोप है, तो उसने कहा जो पोप कहेगा वही सब कुछ है और उसी की जो चर्च बनी है वही सारी चर्च है। इसके खिलाफ रिवॉल्यूशन लोगों ने किया और अपने अपने स्टेट में, अपने अपने कंट्री में अपनी चर्च बनानी शुरू कर दी। और वो जो चर्च का हेड जो होता था, जो बिशप होता था, प्रीस्ट होता था, वो वहां का राजा या वहां की गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, ना कि पोप अपॉइंट करता जैसे कि पहले था। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था पोप की अथॉरिटी को तोड़ने के लिए। इससे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आए, जैसे कि पैसा किसी कब लोगों के हाथ में था, प्रीस्ट क्लास के हाथ में था, वो दिखना शुरू हो गया। ट्रेड होने शुरू हो गए, ट्रेड गिल्ड्स बन गए, व्यापार होने शुरू हो गए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, राजा की इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हो गई, वो एब्सोल्यूट हो गया। इससे क्या हुआ? राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। Few of the nations of modern Europe, which was ruled by thousands of feudal lords, and the political entities that characterized modern Europe did not exist। यानी कि जो भी देश जो थे मॉडर्न यूरोप के, वो फ्यूडल लॉर्ड्स के हिसाब से रूल होते थे और जो उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी, सारे के सारे चर्च के हिसाब से ही चलते थे या अपना बागमस्ती करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो चीज चल रही है वो चलती जाए, उसमें कोई चेंज ना हो। इन द 12th century देयर केम इनटू बीइंग द होली रोमन एम्पायर। जो मिडियल पीरियड है, होली रोमन एम्पायर मतलब कि जो कि चर्च का रूल है सारे यूरोप में, पोप का रूल है सारे यूरोप में, ये होली रोमन एम्पायर था। That was the conscious among people inhabiting a more or less defined territory that as people they are distinct। अब जहां कहीं भी लोग रह रहे थे उनके मन में क्या हुआ कि हम यहां पर रह रहे हैं, ये हमारी जगह है, ये किसी और की दी हुई जगह नहीं है। तो लोगों ने उसके हिसाब से अपने आप को सोचना शुरू कर दिया, अपने आप को एक कंट्री सोचा, नेशन स्टेट उससे इमर्ज हुआ। जो कि इंग्लैंड में रह रहा तो हम इंग्लैंड के रहने वाले हैं, हम ब्रिटानिया के लोग हैं, हम वहां के ही माने जाएंगे, हमारा देश अलग है दूसरे देश। जर्मनी वाले हम जर्मन लोग हैं, फ्रांस वाले हम फ्रांस लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, इटली वाले हम इटालियन लोग हैं। तो ऐसे करके उनकी नेशनल कॉन्शियसनेस जागनी शुरू हो चुकी थी। इससे काफी कुछ एक नई जागृति सी आनी शुरू हो गई थी, जिससे कि लोगों की लड़ाइयां होनी शुरू हो गई थी। जब नेशनल कॉन्शियसनेस जागनी शुरू हो गई तो उससे एक दूसरे के साथ में लड़ाइयां भी शुरू हो गई, दूसरों को गुलाम बनाने की हो गई कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ और वो ज़्यादा कि या वो ज़्यादा पावरफुल है। उसके लिए बड़े बड़े लड़ाइयाँ हुई जिसमें हिस्ट्री में जिनका नाम है। तो इस हिसाब से एक
तरीके से पूरा पीरियड जो है वो पलट चुका था, मीडियल पीरियड। वो मीडियल पीरियड अब पहले जैसा रहा नहीं था और लोग अब जाग चुके थे, जैसे कहते हैं बहुत लंबी नींद से जाग चुके थे। थैंक यू। दिस इज द एंड ऑफ सेशन 3। थैंक यू।